Good morning, students. Now, today we are moving ahead with units of force. Units of force. यूनिट्स ऑफ फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक हम जो यूनिट्स ऑफ फोर्स होते हैं उनको कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. और हमारा दूसरा पार्ट जो है फोर्स का, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. तो हमारा एक एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है, दूसरा हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स से आपको पता चल गया होगा कि दैट देयर इज समथिंग जिसमें आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आएगा, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर फोर्स F एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज a, देन वी राइट F इज इक्वल टू m a. और हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये डिराइव किया था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. उससे हमने डिराइव किया था F इज इक्वल टू m इंटू e, मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ से हम इनके यूनिट निकाल सकते हैं. जैसे आप मास का यूनिट है किलोग्राम, और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2. दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स. दिस इज द स्टैंडर्ड SI यूनिट ऑफ फोर्स. दिस इज SI यूनिट ऑफ फोर्स. इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. सो दिस इज SI यूनिट और M के सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है कि हम इसको SI यूनिट ऑफ फोर्स कहें. और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम इसको शॉर्ट में कहते हैं न्यूटन. तो हम वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देख लीजिए 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कई बार एग्जाम में आता है, बताइए आपका जो 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स. आप कब कहेंगे जो आपने 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई किया हुआ है. तो हम कहेंगे अगर 1 किलोग्राम बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, देन वी कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज 1 न्यूटन. फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज 1 न्यूटन. और अगर हम इसको CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ले लें, एब्सोल्यूट यूनिट ले लें, तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम के बदले हम क्या लिखेंगे CGS में 1 ग्राम, और 1 मीटर पर सेकंड के बदले 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका यूनिट जो बनेगा CGS सिस्टम में, दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ग्राम सेंटीमीटर S-2. S स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे S2 को, तो S-2 बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज डाइन. सो वन डाइन इज दैट फोर्स which acts on a body of mass 1 gram and produces an acceleration of 1 centimeter per second square in the body. तो जब भी आपको यूनिट 1 न्यूटन और 1 डाइन का डेफिनेशन निकालना हो, तो आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे. F इज इक्वल टू m में, मास का किलोग्राम में, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. देन यू कैन डिफाइन 1 न्यूटन. 1 किलोग्राम मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है. 1 डाइन तब होगा जब 1 ग्राम मास के अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है. देन वी से दिस इज 1 डाइन एंड दिस इज 1 न्यूटन. सो दिस इज वेरी सिंपल. और हम अगर रिलेशन निकालें, आपने डायमेंशन में भी मैंने आपको दिखाया है, वो कैन शो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स. 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन्स. अगर आप डायमेंशन का वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि हमने कैसे शो किया था. 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन्स. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स देख लीजिए वो क्या होता है. अब हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा. हम अब F इज इक्वल टू mg लिखेंगे. F इज इक्वल टू mg. व्हाट इज g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. m इज द मास, F इज द फोर्स. मीन्स यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन है वो दैट इज नॉट बाय अप्लाइंग सम फोर्स, बट द फोर्स इज अप्लाइड बाय बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. मैं एक पेन हाथ में रख रहा हूँ, अगर ये हाथ को मैं हटा दूँ तो ये पेन कहाँ जाएगा? ये जाएगा टुवर्ड्स ग्राउंड with the acceleration of g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास का कुछ भी हो सकता है. सो दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. अब आप कहेंगे सर एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या ये सेम हर जगह होते हैं? नो. आपको पता चल गया होगा क्यों. वाई? बिकॉज जब हम F इक्वल ma लिखते हैं तो वहाँ एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगी फोर्स पे. यहाँ पे भी डिपेंड करती है फोर्स पे, लेकिन एट द सेम टाइम g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस पे भी डिपेंड करती है. तो g जो है अगर अर्थ पे आप करोगे तो g 9.8 है. आप मून पे जाओगे, वैल्यू ऑफ g इज डिफरेंट. आप किसी और प्लेनेट पे जाओगे जहाँ पे g ज्यादा है, तो डेफिनेटली फोर्स विल चेंज, दैट विल बी मोर. सो दिस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज not same throughout the universe. Why? Because the g is different.
So a gravitational unit of force is that much of force which produces an acceleration equal to g acceleration to gravity in a unit mass or more simply हम कह सकते हैं a gravitational unit of force is the weight of unit mass, क्योंकि force और weight same है. What is force? What is weight? Weight is the force of the gravity. अगर इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स है अर्थ की वजह से, अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, कितना 10 न्यूटन, तो इसका वेट कितना होगा 10 न्यूटन. आपने मास और वेट का भी डिफरेंस पढ़ा होगा. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर 10 kg 30 kg, लेकिन जो वेट का यूनिट है वो लिखते हैं न्यूटन्स में. देन वी कैन कन्वर्ट न्यूटन्स इनटू किलोग्राम. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन आप याद रखोगे आप दैट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज द वेट ऑफ द यूनिट मास. तो इन सीजीएस सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स और एम के समय ऐसा यूनिट में क्या होगा इसका यूनिट, वो मैं आपको बता रहा हूँ. सी देख लीजिए. पहले होगा इसका हम किलो इन एम के इन एसआई यूनिट्स. देखिए ए किलोग्राम वेट इज दैट मच ऑफ फोर्स. ए किलोग्राम इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम वेट. ए किलोग्राम वेट मीन्स मास होगा किलोग्राम में और आपका जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपने लेना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो आई विल राइट 1 किलोग्राम वेट दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास कितना होगा 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 1 किलोग्राम वेट विल बी इक्वल टू 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये 9.8 लिखेंगे हम. 9.8 क्या हमारा जी भी लिख सकते हैं इसको जी. और किलोग्राम मीटर क्या था हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी हमने पहले कुछ एब्सोल्यूट में दिखाया था जी एंड न्यूटन. इज इट क्लियर? सो आई कैन राइट 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू जी इंटू व्हाट इज एन. एन इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. एक बार फिर देख लीजिए. मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू एम जी. एफ का मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स भी लिख सकते हैं इसको. 1 किलोग्राम वेट लिख लीजिए या 1 किलोग्राम फोर्स. मास क्या है 1 किलोग्राम. जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्स में सेम नहीं है. सो आई कैन राइट 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 यहाँ कर दिया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज 9.8 इज जी वैल्यू ऑफ जी. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन. सो दिस इज जी इंटू एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. तो इसका रिलेशन भी है आपका किलोग्राम वेट में और एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स में. सो 1 किलोग्राम वेट इज दैट मच फोर्स which produces an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम. तो 1 किलोग्राम वो वेट है जो 1 किलोग्राम मास के अंदर, वहां पे क्या लिखा था हमने एब्सोल्यूट में ए, दैट वाज ए, सिंपली ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 1 किलोग्राम मास के अंदर. तब हम क्या कहेंगे दिस इज 1 किलोग्राम वेट. सिमिलरली 1 ग्राम वेट आप खुद कन्वर्ट करोगे. 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी 1 ग्राम की वेट विल बी. अब वहाँ जी की वैल्यू क्या है, वहाँ पे जी की वैल्यू है 980 ग्राम. अब तो ग्राम्स में लेना है, वो किलोग्राम के बदले क्या आएगा ग्राम्स. 9.8 के बदले क्या लिखोगे आप 980 ग्राम्स. ये 1 किलोग्राम के बदले 1 ग्राम. और 9.8 मीटर कितना होता है 908 ग्राम 908 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपका ये बनेगा 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. 980 मीन्स जी इन सीजीएस सिस्टम. जी और सेंटीमीटर जी और आपका ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, दिस विल बी डाइन. सो दिस इज 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू जी इंटू ये भी आ गया वही एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स जी डाइन्स. Is that clear? So this is the relation between kilogram weight and absolute unit of force. और इसका हमने रिलेशन निकाल लिया. लेकिन ज़्यादा जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर्मूला जो है हमारा F इज इक्वल टू ma इज ट्रू ओनली व्हेन F इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट यूनिट. जो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma वो किस में ट्रू है, only when F is expressed in absolute units. The absolute units also called the dynamical units. किसको कहते हैं dynamical units? Absolute unit of force को कहते हैं dynamical force. Dynamical units do not vary throughout the universe.
लेकिन द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आर नॉट कांस्टेंट एज दीज डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ g acceleration due to gravity which varies from place to place. Is that clear? Now it is clear that we have two type of units of force. One is gravitational unit, another is absolute units. लेकिन जो हम यूज़ करेंगे आप आगे चैप्टर्स में या कहीं भी आप यूज़ करते हो, that is absolute unit of force. F is equal to ma जो हमने डिराइव किया 1 न्यूटन. यहाँ ये न्यूटन यूज़ करते हैं या डाइन्स यूज़ करते हैं. ऐसा यूनिट है न्यूटन्स एंड इसका जो सीजीएस यूनिट है दैट इज़ डाइन्स. अब इसके बाद हमारा यूनिट्स ऑफ फोर्स खत्म हो गया. लॉ के बारे में आपने पढ़ लिया. नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इम्पल्स. दैट इज इम्पल्स. नाउ व्हाट इज इम्पल्स? आपने देखा होगा इन मेनी केसेस व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है. व्हाट आर द सिचुएशंस व्हिच टेक प्लेस इन मेनी केसेस व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी. जो सिचुएशंस अराइज होती हैं वो है द फोर्स is constant, same is constant, but acts for a small time. इसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा. उसके बाद है द फोर्स इज वेरिएबल, मीन चेंज हो रहा है. द फोर्स वेरिएबल एक्ट्स फॉर ए स्मॉल टाइम. एंड थर्ड इज द फोर्स इज वेरिएबल और लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है. ये ड्यू टू फोर्स ये सिचुएशंस अराइज हो सकती है. एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, दूसरा फोर्स चेंज कर रहे हैं लेकिन स्मॉल टाइम के लिए है. एंड थर्ड इज द फोर्स इज वेरिएबल एंड आल्सो एक्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. इन जितने भी ये केसेस हैं वी आर स्टडिंग. हम इस एक केस, दो केस और तीन केस, जितने भी ये तीन केसेस हैं इनमें वी डू नॉट मेजर द फोर्स. हम मेजर फोर्स नहीं करते हैं बट द एक्शन ऑफ द फोर्स. ये क्या करता है? एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? एक्शन ऑफ फोर्स. वी आर मेजरिंग द एक्शन ऑफ फोर्स. द मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स और impulsive force. The measure of action of force is called impulsive force. Nor usually we say impulse of a constant force. अब जब हम करेंगे the force which acts for a very short time is called impulse. जो impulse वो force है which acts for a very short time. Impulse of a constant force अगर हम कहेंगे, हम कहते हैं the impulse of a constant force is that force which acts for a very short time. अब देख लीजिए कैसे हम निकालेंगे impulse of a constant force. Now impulse of a constant force. अब मान लीजिए ये हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया, ये आपका टाइम है, टाइम t, और ये आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. मान लीजिए किसी टाइम t1 पे आपका फोर्स था F 10 न्यूटन मान लीजिए, और t2 पे आपने फोर्स नहीं, क्योंकि मैं कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ, t2 पे भी वही फोर्स है. तो यहाँ पे t1 ऐसे फोर्स है हमारा t2. सो t1 टू t2 जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो था कितना फोर्स? देख लीजिए ये F है, दिस इज F. तो F फोर्स 10 न्यूटन. वाई? बिकॉज द फोर्स इज कांस्टेंट. सो द फोर्स, द इम्पल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स. अभी हमने आपको किया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने किया था F इज इक्वल टू dp बाई dt. फोर्स क्या हमने डिफाइन किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. F इज इक्वल टू dp बाई dt. फोर्स जो इम्पल्स जो है, इम्पल्स वो फोर्स है विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम. तो इम्पल्स होता है बराबर फोर्स इंटू टाइम. फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम. F इंटू टी जो है वो इम्पल्स हम कहते हैं. बट आई विल डिराइव इट फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F इज इक्वल टू dp बाई dt बिकॉज फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये हमने पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डिफाइन किया था और इसी से हमने निकाला था F इज इक्वल टू ma. यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, आई कैन राइट F dt इज इक्वल टू, मैं वेक्टर अगर नहीं भी लिखता हूँ तो आप लिख लेना, F इज इक्वल टू, तो क्या आएगा dp. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F इज इक्वल टू dp बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई F dt इज इक्वल टू dp. और नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल इम्पल्स. मैं इम्पल्स निकालना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पहले मोमेंटम निकालना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा. आई विल इंटीग्रेट दिस. अब मेरा फोर्स है F इज ए कांस्टेंट फोर्स, सो आई कैन टेक इट आउट. अंदर बचेगा टाइम dt. टाइम कहाँ से कहाँ तक लग रहा है मेरा? आपको लिमिट्स मैंने पढ़ाया था t1 टू t2. मेरा टाइम चेंज हो रहा है t1 टू t2,
और डी टी। एफ क्यू मैंने बाहर निकाला इंटीग्रल साइन से, बिकॉज एफ इज कांस्टेंट। जैसे आपके पास 3x है, इसको इंटीग्रेट करना है, आप 3 को बाहर निकालोगे, x को इंटीग्रेट करोगे, बिकॉज 3 इज ए कांस्टेंट। सो एफ वी आर अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स हियर। एफ को मैंने बाहर कर दिया, अंदर बच गया डी टी, एंड लिमिट्स क्या रहेंगी, T1 to T2 इज इक्वल टू मोमेंटम भी चेंज हो गया, डी मोमेंटम भी चेंज होगा। जब आपने कांस्टेंट फोर्स है, टाइम चेंज हो रहा है, तो लेट इट बी P1 to P2। जो इम्पल्स जो फोर्स की वजह से इम्पल्स चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, दैट इज फ्रॉम P1 to P2। नाउ आई कैन राइट दिस एज दिस इज फोर्स। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज टाइम। तो लिमिट लगा लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर, T2 minus T1। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आपको मालूम है। और मोमेंटम क्या होगा, dp, इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या आएगा, वो p आएगा। लिमिट भी लगा लीजिए, तो अंदर बचेगा P2 minus P1, P2 minus P1। दिस इज f इज इक्वल T2 minus T1 is change in time. I can write as t, or even you can write delta t is equal to P2 minus P1, P2 minus P1। ये आपका बन गया, ये आपका जो बन गया अब फॉर्मूला, f इंटू डी टी इज इक्वल डी पी इंटीग्रेट कर लिया मैंने बिटवीन द लिमिट्स T1 T2 एंड P1 to P2। सो और f इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा T2 minus T1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आएगा t, डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा, तो ये लिमिट्स लगा के आएगा T2 minus T1 इज इक्वल टू P2 minus P1। सो f इंटू t is equal to P2 minus P1। So what is impulse? Impulse is equal to change in momentum। change in, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, घबराइए मत, मैं impulse की एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। So impulse is equal to change in momentum। impulse of the force is equal to change in momentum। change in momentum कितना है, P2 minus P1। that means force लगने से आप किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज कर सकते हो। आपने पहले 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फिर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लिया, चेंज इन मोमेंटम तो होगा ही। मोमेंटम इज मास टू वेलोसिटी, इज इट क्लियर। तो फोर्स तो ये सारा काम करता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि मोमेंटम चेंज कैसे होगा, बाय अप्लाइंग फोर्स। सो impulse of the force is equal to change in momentum। this is very very important। this relationship is called as impulse momentum theorem। क्या बोलते हैं इसको, मैं कुछ और भी वीडियोस आपको इसको भेजूंगा, लेकिन अपना वीडियो मैंने ठीक समझा आपको भेजूं पहले, उसके बाद हम बाकी वीडियोस करेंगे। सो impulse is equal to change in momentum, and this is called as this relationship f into t is equal to P2 minus P1। दिस इज कॉल्ड है, आप वेक्टर भी साथ में रखेंगे तो अच्छी बात है, टाइम स्केलर है, इससे वेक्टर नहीं डालना है। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज impulse momentum theorem। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन या डिराइव इम्पल्स मोमेंटम। तो 2 लाइन का आंसर होता है इसमें, और बच्चे नहीं लिखते ये कहाँ से आ गया। तो दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इम्पल्स विच मैंने आपको कहा, इम्पल्स इज अ फोर्स एक्टिंग फॉर ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो आपको मैंने अलग अलग इसमें जो सिचुएशंस अराइज होती हैं फोर्स की वजह से। तो इम्पल्स नॉर्मली हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम। आपने देखा होगा, अगर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, कितनी तबाही मचाता है। सो दैट इज अ फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। दैट फोर्स एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। और कितना इम्पैक्ट हो, मैं इसका यहाँ से निकालूंगा, एफ होता है बराबर कि मोमेंटम, मैं यहाँ लिखूंगा मोमेंटम फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स मोमेंटम, ऐसे लिखूंगा ये, चेंज इन मोमेंट, यहाँ लिख लीजिए चेंज इन मोमेंटम। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू change in momentum divided by time। Here you can see that force is inversely proportional time, means अगर टाइम ज्यादा है, इस रिलेशन से आप देख लो, फोर्स जो टाइम होता है इम्पल्स, वो होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम। अब मैंने फोर्स को यहीं पे रखा, टाइम यहाँ कर दिया, फोर्स इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। इस रिलेशन से हमें पता चलेगा, अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम को कांस्टेंट रखे, और टाइम अगर कम है, इफ टाइम इज लेस force will be more, and if time is more force will be less। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली क्या होता है, अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, अगर टाइम कम ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। दैट भी इस फॉर्मूला से हम कई चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक क्रिकेटर, ये आपके नोट्स में भी मिलेगा, एक क्रिकेटर जो है वो हिट करता है, बॉल को जोर से हिट करता है, लेकिन आपने देखा होगा जो फील्डर है वो अपने हाथ को नीचे करता है, ही लोअर्स हिज हैंड। व्हाई? क्योंकि अगर वो एकदम बॉल को उसने हिट किया और एक साथ रोका, मीन्स टाइम विल बी लेस। उसका इम्पैक्ट जो होगा उस फोर्स का, जब बॉल उसको हाथ को स्ट्राइक करेगी, दैट टाइम विल बी लेस। सो जब टाइम इज लेस फोर्स विल बी मोर, तो वो हर्ट करेगा, उसके हाथ में दर्द हो जाएगा।
वो तो रोना शुरू कर देगा, इतना अगर वो तेज़ी से शॉट आता है। तो वो क्या करता है, अपने हाथ को नीचे करता है, उसकी वजह से टाइम जो है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है उसके हाथ के साथ रहेगा, वो बढ़ जाएगा। वो टाइम जो है उसको हाथ लोअर करने से उसका इम्पैक्ट टाइम जो है बढ़ रहा है, उसकी वजह से फोर्स कम होगा। जब फोर्स कम होगा उसको हाथ में दर्द नहीं होगा। या मान लीजिए हमने नीचे कॉटन रखा हुआ है, एक तरफ कॉटन है, दूसरी तरफ हार्ड सरफेस है, पत्थर की सरफेस है, और कोई जंप करता है। वैसे करना नहीं चाहिए, कोई मान लीजिए कोई किसी को शौक है, वो फर्स्ट फ्लोर से जंप कर रहा है। अब जो कॉटन पे जंप करेगा उसको तो प्रॉब्लम नहीं, वो कॉटन पे जंप करेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर जंप करेगा, फिर जाएगा, फिर जंप करेगा। लेकिन जो कंक्रीट पे जंप कर रहा है उसको मौका शायद नहीं मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर से उसने जंप कर लिया तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इम्पल्स थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देख लीजिए, जब वो कॉटन पे जंप कर रहा है तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, कॉटन इज स्पॉन्जी, वो जाएगा नीचे नीचे नीचे, उस टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्टेक्ट उसका जो फोर्स है उसके ऊपर लगेगा, जो उसके ऊपर जंप कर रहा है, जो टाइम है वो बढ़ रहा है। टाइम इम्पैक्ट जो है फोर्स का वो टाइम बढ़ रहा है विद द रिजल्ट, वाई, बिकॉज कॉटन जो है वो स्पॉन्ज है, वो दब जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा कॉटन, और उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। विद द रिजल्ट क्या होगा, फोर्स जो है कम हो जाएगा। टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा। लेकिन जो कंक्रीट पे जंप कर रहा है, कंक्रीट में एकदम वो स्टॉप हो जाएगा। मीन टाइम जो फोर्स का जो इम्पैक्ट था कंक्रीट के ऊपर, उसका जो टाइम गैप है दैट विल बी वेरी वेरी लेस, नेग्लिजिबल। तो जब टाइम बहुत कम हो रहा है, टाइम कम है, मीन्स इम्पैक्ट ऑफ फोर्स विल बी वेरी वेरी लार्ज। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमें कंक्रीट पे जंप नहीं करना चाहिए, कि एकदम हम रुक जाते हैं। रुकने का मतलब जो है, इम्पल्सिव फोर्स दैट इज वेरी वेरी लार्ज एंड दैट वे यू कैन हर्ट योरसेल्फ। या आपने देखा होगा व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन ऑन द ग्लास, अगर एक पत्थर को हमने एक शीशे के ऊपर फेंक दिया, जब पत्थर फेंकेंगे शीशे के ऊपर, जो टाइम है दैट इज लार्ज, तो विंडो स्मैश हो जाएगी, पूरा अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी, क्रैक होंगे, और 5-10 हिस्से हो जाएंगे इसके शीशे की। इज इट क्लियर? सो द विंडो पेन दैट विल ब्रेक इनटू पीसेस। लेकिन अगर एक बुलेट को इफ वी फायर ए बुलेट, इफ ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन passes through the same window, same glass pane, तो क्या होगा, it will make a small hole. Why? क्योंकि उसका इम्पैक्ट टाइम बहुत कम होगा। बुलेट जब जाएगा शीशे के स्ट्राइक करेगा, उसका टाइम जो है वो कम होगा, फोर्स विल बी लार्ज एंड दैट विल मेक ए वेरी स्मॉल होल। लेकिन जब आप एक पत्थर को मारते हो, टाइम का इम्पैक्ट जो है कम होगा, तो बाकी पार्टिकल जो है गिलास को, उनको सफिशिएंट टाइम मिलेगा ब्रेक होने के लिए। लेकिन जब आप बुलेट करोगे फायर फ्रॉम ए गन, उसको टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा, टी विल बी स्मॉल एंड विद द रिजल्ट द फोर्स विल बी very large. Is it clear? So you can explain these things with the help of impulse momentum theorem. क्योंकि एक क्रिकेटर हाथ क्यों अपने नीचे करता है, जब हम जंप करते हैं कंक्रीट पे तो हमें चोट लगने का खतरा होता है। लेकिन अगर नीचे कोई रेत है या आपने कोई स्पॉन्जी कॉटन रखा हुआ है तो आपको इतनी परेशानी नहीं है। यू कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग इम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना। अब मैं थोड़ा सा आपको थर्ड लॉ के बारे में बताऊंगा, डिस्कशन ऑफ थर्ड लॉ, देन वी विल मूव टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थोड़ा मैं बेसिक बताऊंगा, थ्योरम हम नेक्स्ट टाइम इसको डिराइव करेंगे, क्योंकि आई वांट द वीडियो शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स। नाउ वी कैन डिस्कस थर्ड लॉ। द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ आर अबाउट द मोशन ऑफ ए सिंगल बॉडी। आपको पता चल गया, एफ इज इक्वल एम ए हो या कोई भी बॉडी मोशन में आएगी या रेस्ट में आएगी, जब तक आपको उस पर ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। जैसे मैंने कहा था आपको फोर्स, हमने कहा था फोर्स क्या कर सकता है फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में हमने कैलकुलेट किया एफ इज इक्वल एम ए, जहाँ से हमने न्यूटन बताया आपको, ग्रेविटेशन यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में बताया। नाउ थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड वेरी, ये तो सबको अब जबानी याद रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। So the first and second laws are about the motion of a single body, and third law is about the pairs of mutually interacting particles या bodies या objects. So according to third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction. अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा कि फिजिक्स में आपने हमेशा आपने देखा होगा फॉर्मूलाज निकालने हैं जो आगे आपको काम आएंगे, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि साथ साथ आप वीडियोस देखते रहिए। सो लेट्स कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी। अगर बी जो फोर्स है अप्लाई कर रही है ऑन ए, मान लीजिए बी अप्लाई कर रही है फोर्स ए पे, तो ए भी अप्लाई करेगी फोर्स बी पे। ये तो हमने बता दिया आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको।
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं एक बॉल को दीवार पे थ्रो कर रहा हूँ और वो फोर्स अप्लाई करिए 10 न्यूटन, और जो दीवार है वो भी उतने ही फोर्स अप्लाई करेगी बॉल पे, दैट विल बी -10 न्यूटन। वाई? बिकॉज द डायरेक्शन इज अपोजिट। सो इफ आई से FAB इज द फोर्स exerted by body B on A, तो जो ऑन है जिसपे लगा रही है फोर्स वो पहले लिखना है। if B is a force, if B is exerting force on A, then I write FAB। वो फोर्स कितना है? FAB। तो क्या होगा तो बॉडी A will also exert same force on body B, means F will be equal to FBA। क्या ये मैंने ठीक लिखा? यहाँ FAB का मतलब है बॉडी B इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन A, FBA का मतलब है बॉडी A इज एक्सर्टिंग ऑन बॉडी B। ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्या था? अगर A ने बॉडी B पे अपने फोर्स, B ने A पे फोर्स लगाया तो A भी B पे फोर्स लगाएगी। तो मैं क्या मैं लिख सकता हूँ? FAB इज इक्वल टू FBA। नो, वाई? आई हैव टू राइट हियर माइनस। I have to write minus here. Why? Because the direction is opposite. So I can write FAB is equal to minus FBA। आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ए आपको वेक्टर में मैंने समझाया, बी को ए भी करना पड़ेगा, वो आगे मैं बताऊंगा। सो हियर FAB is equal to minus FAB। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ थर्ड लॉ आप याद रखोगे, कुछ पॉइंट्स आप याद रखोगे। द थर्ड लॉ, ये आप पहले समझ लेना, FAB मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाई B ऑन A। B फोर्स A पे अप्लाई कर रही है, और FBA का मतलब है A इज अप्लाइंग फोर्स ऑन B। A फोर्स B पे लगा रही है, ऑन B, यहाँ ऑन A। सो यू विल रिमेंबर द थर्ड लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी टाइप का फोर्स हो, आपको थर्ड लॉ जो है वहाँ पे वैलिड है। और दूसरी बात, द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और डिफरेंट रिएक्शन जो फोर्स है, दैट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। देन थर्ड इज the law is true whether the two bodies are at rest or in motion, or whether they are in contact or act from a distance। means law is valid चाहे आप distance पे हो, आप contact में हो, या two bodies rest में है या motion में हो, then the third law of motion is valid। ये कुछ point है third law के में, simple law आता है, और कई बात example कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पूछते हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है कि एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ फोर्स है, और ये बॉडीज फोर्स कब लगता है, वेदर द बॉडीज आर रेस्ट और इन मोशन एक्स्ट्रा, ये सब आपको वहाँ पे लिखना है। अब हमने 3 लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दिए। अब हम इस टू मूव टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बता दूँ आपको दैट दिस लॉ, सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, दिस इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसको कहते हैं रियल लॉ, न्यूटन्स रियल लॉ ऑफ मोशन। व्हाई? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन शो दैट बोथ फर्स्ट लॉ एंड द थर्ड लॉ दे आर कंटेंट इन द सेकंड लॉ। शो कर सकते हैं कैसे? पहले हम करेंगे फर्स्ट लॉ इज कंटेंट इन द सेकंड लॉ। मैं कह रहा हूँ F इज इक्वल टू ma इज ए रियल लॉ, बेसिक लॉ। कैसे? पहले F इज इक्वल टू ma, पहले हम फर्स्ट लॉ शो करेंगे कैसे कंटेंट इन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ is contained in second law। आप हेडफोन यूज करेंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे। आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द मोशन F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स 0 है, अगर इफ F इज इक्वल टू 0, अगर फोर्स 0 है, मैं सेकंड लॉ लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स 0 है, मास तो 0 हो नहीं सकता, मास कैन नॉट बी 0, मास कैन नेवर बी 0। किसी का मास अगर कितना भी छोटा माइन्यूट पार्टिकल हो, उसका मास तो होगा कुछ ना कुछ, इसलिए हम लिखेंगे m कैन नॉट बी 0, बट एक्सेलरेशन कैन बी 0, a इज इक्वल टू 0। अब मैंने सेकंड लॉ को यूज किया, क्या मैंने प्रूव कर दिया बताइए? मैं कह रहा हूँ F इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। अगर फोर्स कुछ नहीं लग रहा है तो कोई मोशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन 0 मीन्स कोई मोशन नहीं होगी। वही तो फर्स्ट लॉ है, दैट इज द फर्स्ट लॉ। A body at rest and a body is moving in a straight line with a uniform velocity keeps on doing so। अगर कोई बॉडी मोशन में, वो मोशन में ही रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ। वही हमने प्रूव कर दिया। अगर F0 है तो A0 है, तो वो तो फर्स्ट लॉ है। इज इट क्लियर? देन सेकंड वन, बी पार्ट जो है इसका, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। थर्ड लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक से देख लेना इसको।
लेट्स कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये आप आगे भी थर्मोडायनामिक्स वगैरह में पढ़ोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन विच नो नेट फोर्स एक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। अब जैसे मैंने ये पेन है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, लग रहा है ना, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसको हम ये मान के चलते हैं कि इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइडियली ये पॉसिबल नहीं, कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ। जैसे हम पूरे यूनिवर्स को कहते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सो आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन विच नो नेट फोर्स एक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। इज इट क्लियर? अब मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम किया और टू बॉडीज का ए और मेरे पास दो बॉडीज है एफ ए बी विच आर म्यूचुअली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। लेकिन सिस्टम कौन सा है? आइसोलेटेड से, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर ये एफ ए बी फोर्स लगा रहा है ए पर, तो ये भी लगाएगा एफ बी ए। अब फोर्स लगाने से क्या होगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर आप फोर्स एफ ए बी लगाओगे, उसमें चेंज इन मोमेंटम होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम मान लिया वो मोमेंटम डी पी वन बाई डी टी है। और अगर एफ ए बी फोर्स लग रहा है तो एफ ए बी मेरा किसके बराबर होगा? वो भी होगा चेंज इन मोमेंटम, तो डी पी बी बाई डी टी कर लिया। मैंने कहा ए और बी बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है, इंटरेक्शन की वजह से मैंने मान लिया एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स के वजह से क्या होगा? बॉडीज और ए एंड बी में क्या होगा? मोमेंटम, there will be momentum, change in momentum. So FAB will be equal to dP1 by dt and FBA is equal to dP2 by dt. ये तो सेकंड लॉ, ये तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा FAB जो है बराबर प्लस FBA will be equal to dP1 by dt प्लस dP2 by dt। इसको मैं लिख सकता हूँ d by dt ऑफ P1 प्लस P2। इक्वेशन फर्स्ट क्या? ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान ली, विच इज ए कॉन्स्टेंट। dP1 P2 जो है दैट्स कांस्टेंट। नाउ नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2 शुड रिमेन कांस्टेंट। मैंने ये P1 P2 क्यों कहा कांस्टेंट है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अगर दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उनका मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम हो गया, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है P1 प्लस P2 दैट विल बी कांस्टेंट बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम। सो आई कैन राइट P1 प्लस P2 इज ए कांस्टेंट। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट d बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2, वो क्या होता है? जीरो। अब मैं कह रहा हूँ, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कह रहा हूँ कि जो है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, चेंज। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम आइसोलेटेड है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, वही मैंने लिखा। अब ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या पता चल गया? दैट एफ ए बी प्लस एफ बी ए वेक्टर साथ में डाल दिए, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब जब ये जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, मेरा मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, डेरिवेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। अगर मैं आपको कहूँ डी बाई डी टी ऑफ 3, डी बाई डी टी डेरिवेशन ऑफ 4, डेरिवेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो। सो आई कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस T2 इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एफ ए बी प्लस एफ बी विल बी इक्वल जीरो। तो मेरा एफ ए बी, कैन यू सी इट? यस, एफ ए बी, एक बार फिर देख लीजिए, शायद नजर नहीं आ रहा था आपको। मेरा ए और बी पे फोर्स ये है, एफ ए बी होगा चेंज इन मोमेंटम, एफ बी होगा चेंज इन मोमेंटम, ये लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। अब ये आया डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ P1 P2 कांस्टेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए ये कांस्टेंट है। सो डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो मैंने डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 जीरो है, तो मेरा ये इक्वेशन क्या आएगा? अब एफ ए बी प्लस एफ बी ए किसके बराबर आएगा? जीरो, क्योंकि इसका कांस्टेंट जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो है। सो आई कैन राइट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। व्हाट इज दिस? एफ बी ए इज इक्वल, अभी मैंने किया था वो, मैं रफ पेज ला रहा हूँ, ये देख लीजिए, मैं पहले जो आपको दिखाया पहला रफ पेज ला रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये हमने क्या किया था, ए और बी पे फोर्स, एफ ए बी इज इक्वल माइनस एफ बी ए। तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने क्या निकाला? बाय यूजिंग सेकंड लॉ आई हैव कम टू थर्ड लॉ। दैट्स व्हाई आई से थर्ड लॉ इज आल्सो कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। तो मैंने फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को
शो किया आपको बाय यूजिंग सेकंड लॉ दैट बोथ आर ट्रू। तो जब भी किसी भी कोई फार्मूला कैलकुलेट करना है, कोई लॉ बनता है, दैट शुड बी ट्रू इन ऑल सिचुएशंस। ऐसा नहीं कि एक जगह थर्ड लॉ पे कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, आप दूसरा कोई सिचुएशन लोगे तो वहाँ पे ट्रू नहीं होगा, देन दिस इज नॉट लॉ आप जो होगा when it is true for all situations only then we say it is law। अदरवाइज ये थ्योरी बनती है। अगर कोई थ्योरी है आज वो ठीक है, कल उसको कोई चेंज कर सकता है, नहीं ये ठीक नहीं, इसको मॉडिफाई कर सकता है, दैट्स ए थ्योरी, वो चेंज हो सकती है। बट व्हेन इट इज लॉ इट हैज़ बीन प्रूव्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, फॉर ऑल सिचुएशंस वी हैव प्रूव्ड दैट third law is to every action there is equal and opposite reaction। So this is about first, second and third law of motion। I have told you about impulse, about momentum, then units of force, बेसिक अबाउट फोर्स आपको पता चल गया। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा आपको आइडिया मिला होगा, आपने देखा होगा। अब मैंने डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले क्यों कराया था, बिकॉज सारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब मैं यहाँ पे d/d2 इक्वल कॉन्स्टेंट 0 होता है, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ही सिंपल है, उसमें भी हम मोमेंटम को यूज़ करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे और उसके हम डिराइव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Till then, goodbye, take care, God bless you all।